हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज शुरू करेंगे सीटेट जुलाई 2019 का पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। शुरू करने से पहले जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट? निम्नलिखित में से संरचनाएं जो नीचे दी गई हैं उनमें से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो गाइज नीचे जो है कुछ कंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन, सेग्रीगेशंस, मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। गाइज इंटीग्रेटेड एजुकेशन तो आपका जिसमें एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं वो अटेंड करते हैं क्लासेस को नॉर्मल बच्चों के साथ कभी कभार, या तो आइदर ए पार्ट और ए फुल टाइम बेसिस, ओके। और मेन स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि जो आपके डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको जनरल स्टूडेंट के साथ एजुकेशन दी जाती है सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए जब जरूरत पड़ती है। सेग्रीगेशन मीन अलग थलग करना, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आप हमारा कभी भी जो है इस चीज़ को जो है बढ़ावा नहीं देता है कि आप बच्चों को अलग अलग करके रखो। तो राइट आंसर इसका होगा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। गाइज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा को लेके चलता है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन जिसमें आपके जो स्पेशल और जो आपके नॉर्मल बच्चे दोनों ही शामिल होते हैं, सभी को सीखने का मौका दिया जाता है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग प्लान जो है और स्ट्रेटेजी जो है बनाई जाती है ताकि बच्चे जो है अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से सीख सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। सेकंड क्वेश्चन, blank is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system। नीचे जो दिए गए हैं आपके ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो स्टूडेंट्स ये विचारधारा किसकी हो सकती है, कौन जो है इन चीज़ों को प्रमोट करता है? तो सबसे पहला मेन स्ट्रीमिंग, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मेन स्ट्रीमिंग में सिर्फ आपके डिसेबल चिल्ड्रन को जनरल स्टूडेंट के साथ जो है एजुकेशन दी जाती है स्पेसिफिक टाइम के लिए, जो कि नहीं होगा। स्पेशल एजुकेशन मीन स्पेशल एजुकेशन जिसमें बच्चे डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनको जो है अलग अलग टाइप से जो है, जैसे कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, जिनको चलने में प्रॉब्लम है, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, उनको स्पेशल अकॉर्डिंग उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। वो भी जो है ये ऊपर वाले क्वेश्चन को सपोर्ट नहीं करती है। थर्ड इज मल्टीकल्चरल एजुकेशन। बिल्कुल नहीं, मल्टीकल्चरल एजुकेशन अलग से कभी नहीं दी जाती है, क्योंकि जो हमारा शिक्षा की व्यवस्था है वो सभी कल्चर्स को जो है एक तरीके से देखती है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड करती है। तो लास्ट ऑप्शन बचा आपका इंक्लूजन, जो कि आपकी समावेशी शिक्षा है। जी हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी शिक्षा है जो कि सभी बच्चों को जो है एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टीचर शुड, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है वो आपने बतानी है। फर्स्ट, प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स। क्या जो बच्चे जो है सर्टेन कल्चर से आ रहे हैं, आई मीन जो बच्चे उस टीचर के समुदाय से आ रहे हैं, क्या वो उन्हीं को प्रमोट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, एक टीचर ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए सभी समान होते हैं, ठीक है। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स। क्या वह विद्यार्थियों के बीच जो संस्कृति विभिन्नताएं हैं उनको अनदेखा करेगा? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि अलग अलग बच्चा जो है उसकी संस्कृति के अकॉर्डिंग, उसकी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है सीखता है चीज़ों को, ठीक है। तो उनको कभी भी इग्नोर एक टीचर नहीं करता है, ठीक है। कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चर इन दी क्लासरूम। बिल्कुल, अभी इसको कंसिडर करेंगे। फोर्थ, मैक्सिमाइज कंपैरिजन अमंगेस्ट स्टूडेंट्स। क्या वो विद्यार्थियों के बीच में तुलना को अधिकतम करेगा? कंपैरिजन तो एक टीचर कभी नहीं करता है। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। जो टीचर है वो क्या करता है? कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू और कल्चर इन द क्लासरूम, कि उसको एक टीचर को जो है जो भी उसके स्टूडेंट्स हैं सभी कल्चर को जो है उनके जितने भी कल्चर्स हैं उनको उनकी वैल्यू करेगा, उनकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, उनकी विभिन्नताओं को देखेगा, तभी जो है वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको जो है अधिक इफेक्टिव बना सकता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन। बच्चे जो है प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे जो है इफेक्टिव रूप से तभी सीखेंगे जब वो उस चीज़ को, उस प्रक्रिया को जो है, उस अधिगम को जो है बिल्कुल एक्टिव रूप से करते हैं, ठीक है, उनमें इंडल्ज होते हैं उन चीज़ों में। तो फर्स्ट ऑप्शन है दे मेमोराइज फैक्ट गिवन इन द टेक्स्ट बुक। क्या वो पाठ्यक्रम में जो तथ्य दिए गए हैं उनको याद करते हैं? बिल्कुल नहीं।
इफेक्टिव लर्निंग उसको नहीं बोलते हैं। दे कॉपी आंसर रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्या वो अगर जो आंसर जो है टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं क्या उनको कॉपी करने से जो है वो उनकी लर्निंग इफेक्टिव बनेगी? बिल्कुल नहीं। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क, बिल्कुल एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करेंगे इन डिफरेंट एक्टिविटी एंड टास्क। फोर्थ देख लेते हैं, द टीचर फुल्ली कंट्रोल एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लासरूम इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन। एक शिक्षक जो है कक्षा में जितनी भी घटनाएं वो हो रही हैं वो बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। नियंत्रित तो कभी नहीं करता है, क्योंकि अगर टीचर ऐसा है तो वो उसका नेचर अथॉरिटेटिव नेचर यूज़ कर रहा है। वहाँ पे एजुकेशन आपकी एक तरह से टीचर सेंटर्ड हो जाती है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होती है। स्टूडेंट्स पैसिव होकर सुनते हैं तो लर्निंग जो है उस स्थिति में कभी भी प्रभावी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे चीज़ों में, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, तभी वो जो है एक अच्छे बेहतर तरीके से जो है सीख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन शुड ब्लैंक क्वेश्चंस इन द क्लास, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, तो नीचे स्टेटमेंट दी गई है कि क्या बच्चों को कक्षा में क्लास में प्रश्न पूछने चाहिए या नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है बी डिस्करेज टू आस्क, क्या जो है टीचर को जो है उसको डिस्करेज कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, डिस्करेज कर देंगे तो एक बच्चा जो है कभी भी जो है अपनी लर्निंग को और अधिक बेहतर नहीं बना पाएगा। नॉट बी अलाउड टू आस्क, उसको परमिशन ही नहीं देनी चाहिए पूछने के लिए, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा उसके लिए। बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग, उसको पूछने से ही रोक देना चाहिए कि भाई बैठ जा, अभी पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। ठीक है, तो एक टीचर ऐसा कभी नहीं करेगा। बी एनकरेज टू आस्क, यस एक टीचर जो है क्लास में इस जो है टूल्स को यूज़ करेगा, उसको पूछने के लिए प्रेरित करेगा बच्चे को, क्योंकि आपको पता है जितना जो है बच्चा क्वेश्चन करेगा उससे उसके डाउट क्लियर होंगे, उसकी जो क्वेरीज है वो हल होंगी, लर्निंग उसकी बेहतर होगी और ज़्यादा जो है उसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। तो राइट ऑप्शन इज फिफ्थ, वी एनकरेज टू राइट ऑप्शन इज 4, बी एनकरेज टू आस्क द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है, नोट नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स नहीं होती है। ठीक है, तो आप में नीचे ऑप्शन दिए गए वो बताने हैं। सबसे पहले रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 देखिए जरा, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, मीन बच्चा जो है रट्टा लगा रहा है चीज़ों को और मीन जो सीखा है उसको मेमोराइज करते जा रहा है और जो रिकॉल जो पहले से चीज़ें जो है सीखी उनको याद की जा रहा है। तो एक तरह से वो एक इफेक्टिव जो है आपका मीनिंग लर्निंग अकर्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है गाइज, और जो बाकी के 3 ऑप्शन है इनमें जो है मीनिंगफुल लर्निंग जो है अकर्स होती है। सो आपका रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस में कंफ्यूज नहीं होना है कि रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस जो है ये वाला ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेपिटेशन करना अच्छी बात है, प्रैक्टिस करना अच्छी बात है। ठीक है, थॉरोडाइक का लॉ बताता है कि ट्रायल एंड एरर करते जाओ। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड्स के द्वारा जो है जो बच्चा है अपनी गलतियों से सीखेगा, और प्रैक्टिस तो अच्छी बात है। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, तो रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस जो है अच्छी बात है, मीनिंगफुल लर्निंग जो है इससे अकर होती है। सेकंड, इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन, इससे भी जो है लर्निंग मीनिंगफुल होती है। एक्सप्लोर करने से, इंटरेक्शन करने से भी लर्निंग जो है मीनिंगफुल होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा है, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, जिसमें बच्चा कंठस्थ करता है, चीज़ों को स्मरण नहीं करता है, उससे कि क्या होता है, मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये पेयर मैच वाला क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, ये ध्यान से अपने पढ़ना है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम ए, कॉलम ए में आपके आएंगे चिल्ड्रन एंड विद देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम बी, और कॉलम बी में आपके दिए गए हैं प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कॉलम ए में बच्चे दिए गए हैं कि बच्चे कौन सी कैटेगरी के हैं, बच्चों की कैटेगरी दी गई है, और कॉलम बी में जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले आपने जो पेयर मैचिंग वाले क्वेश्चन है इनमें कोशिश करनी है आपने कि जो आपका कॉलम बी है, ठीक है, जिसमें जो है चीज़ों के मीनिंग्स दिए होते हैं, डेफिनेशंस दी होती है, उनको पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया जल्दी से लग जाएगा। तो फर्स्ट पढ़ते हैं आपका इसमें गिफ्टेड, लर्निंग डिसेबल्ड, क्रिएटिव, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी। आपको पता है जब जो है बच्चा जो है बोलने में जो है अच्छा नहीं होता है, या धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है, ठीक है, लैक्स ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी होती है, तो वो एक तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चा चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ पाता है, तो वो एक तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो हमने डिसलेक्सिया में पढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में जाइए, लर्निंग डिसेबल जो है ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, सेकंड
कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशंस। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन मीन उसके सामने वो एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और उसके मल्टीपल सॉल्यूशन निकालता है, तो वो एक क्रिएटिव बच्चा ही ऐसा कर पाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन इज बी का आपका थर्ड का बी। टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजली मीन जो बच्चा जो है जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन उसको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मीन उसकी टेंशन नहीं होती है इन चीज़ों को पढ़ने में। ठीक है, तो दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन सी। ठीक है, लास्ट बच्चा एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसी। ठीक है, मीन ऐसा बच्चा जो जल्दी से चीज़ों को सीख लेता है और उसमें जो है चीज़ों को जो है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जो है चीज़ों को करता है। ठीक है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है उसको, लेकिन थोड़ी सी पड़ती है, लेकिन बाकी चीज़ें वो है इंडिपेंडेंट रूप से करता है, तो वो ही एक ही बच्चा है, वो है आपका गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है गाइज, सो इसमें आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये रोमन्स में दिए हैं और आपके कॉलम बी में जो है ABCD में दिए हैं, तो आपके रोमन्स को ABC से मैच करना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है आपका बनेगा गाइज, ये जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं ये आपके ऑप्शन हैं जो आपने चूज करने हैं। ठीक है, तो कैसे मैच करेंगे? फर्स्ट का जो गिफ्टेड चाइल्ड है आपका, फर्स्ट का हमने कौन सा मैच किया? D। ठीक है, फर्स्ट का D, सेकंड का किया आपने, सेकंड का A। ठीक है, अब गाइज आपने यहाँ पे टाइम बचाना है, आपको पता है सेकंड का A है तो नीचे A और कहीं भी सीरीज में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका राइट ऑप्शन सिर्फ आपने कुछ नहीं करना है, आपने फर्स्ट वाला जो आपका 1 है यही आपका राइट आंसर होगा और आपने इसको टिक कर देना है। ठीक है गाइज, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है, इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस एरर्स, बच्चों की गलतियां। मीन जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो फर्स्ट है शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाई आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस। क्या एक टीचर को जो है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए? अगर बच्चों की गलतियां एक टीचर जल्दी से सुधार देता है तो बच्चा उस गलती को ठीक करने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। ठीक है, सो एक टीचर को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, तुरंत उसकी गलतियां कभी नहीं सुधारनी चाहिए। ठीक है, आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इन टू देयर थिंकिंग। थर्ड, आर इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या ये गलतियां जो बच्चा करता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनका कोई महत्व नहीं है? ठीक है, ये गलत है। ठीक है, इनका महत्व है बहुत ही ज़्यादा जो बच्चे जब गलतियां करते हैं। रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर। क्या जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं क्या उससे ये शो हो रहा है कि बच्चे जो केयरलेस हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गलतियां तो सभी से होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा इसका सेकंड ऑप्शन। क्यों? आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग। क्योंकि गलतियों से ही बच्चों, एक टीचर है उसको पता लगेगा कि बच्चा जो है सही दिशा में जा रहा है या नहीं। ठीक है, गलतियों से ही पता लगता है कि बच्चे जो है कैसे सोचते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो जो बच्चे जो है गलतियां करते हैं वो एक लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। ठीक है, और इससे जो है बच्चों की इंसाइट जो थिंकिंग है उसका पता चलता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट, मूल्यांकन। मूल्यांकन को अब आपने बताना है कि मूल्यांकन जो है उसको किस प्रकार से देखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट, शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सेकंड, शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। क्या सिर्फ मार्क्स के लिए ही की जाना चाहिए, नंबरों के लिए ही असेसमेंट की जाती है कि नंबर दे दिए, पेपर ले लिए, नंबर दे दिए, बस असेसमेंट होगी? जी नहीं। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क। क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक चूज करना है, उसके बेस पे ही जो है असेसमेंट हो जाएगी? जी नहीं। शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी। क्या असेसमेंट को एक अलग से जो है ली जाता है? जी नहीं, क्योंकि असेसमेंट जो है एक तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक भाग है, तो इसका सही आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी असेसमेंट को शो नहीं करेगा। तो असेसमेंट को शो कौन सा ऑप्शन कर रहा है? ये आपका शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जी हाँ, जो आपका असेसमेंट है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। और असेसमेंट में आपको पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और आपका सुमेटिव असेसमेंट की जाती है, दैट इज ए पार्ट ऑफ CCE, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, कंटिन्यूस चलता है और कम्प्रीहेंसिव रूप से किया जाता है। आपको फर्स्ट सेकंड वीडियोस आपने देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि फॉर्मेटिव जो आपका इवेल्युएशन है वो इंटरनली इवेल्युएशन होता है, जिसमें बच्चों को जो है फीडबैक प्रोवाइड की जाती है।
और ये इवैल्यूएशन तब होती है जब आपका जो प्रोग्राम चल रहा होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है। इसमें बच्चों के जो है उनको डायग्नोस्ट की जाता है, उनकी जो कमी पेशी आ रही है उनको दूर की जाता है। इसमें यूनिट टेस्ट और मंथली टेस्ट और क्वार्टरली टेस्ट लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ सुमेटिव जो असेसमेंट है वो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है, आफ्टर इंस्ट्रक्शन की जाता है, ठीक है। और इसमें सर्टिफाई की जाता है लर्नर को उनको ग्रेडिंग प्रोवाइड करके। और इसमें आपके ओरल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स एंड टर्म पेपर आते हैं, ठीक है गाइस। तो असेसमेंट क्या है आपका, शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है उसके अनुसार लर्निंग क्या है, ठीक है गाइस। तो जो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट जो आपका फ्रेमवर्क है, फ्रेम है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि बच्चों को जो है बिल्कुल एक्टिव होके, सक्रिय होके जो है सोशल इंटरेक्शन के साथ जो है चीज़ों को सीखना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, क्या ये पैसिव होता है जिसमें बच्चे बिल्कुल भाग नहीं लेते हैं, और इंडिविजुअलिस्टिक होता है, जी नहीं। द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, क्या सिर्फ ये नॉलेज को एक्वायर करने का एक प्रोसेस है, जी नहीं। कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम कभी भी ऐसा नहीं कहता है। ए चेंज ए बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, क्या ये सिर्फ जो है एक्सपीरियंस चीज़ों को एक्सपीरियंस करके जो है बिहेवियर में एक चेंज है, जी नहीं। तो आपका ऑप्शन बचा आपका फोर्थ ऑप्शन, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करैक्टर, जी हाँ। क्योंकि जब बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं और समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं तो संरचनात्मक दृष्टिकोण भी इसी चीज़ को मानता है कि तभी बच्चे जो है अपने अधिगम को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट स्टूडेंट्स एंड देयर एबिलिटीज द स्टूडेंट्स, जब एक शिक्षक को जो है विद्यार्थियों की एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टीचर के दिमाग में बच्चों के लिए, तब विद्यार्थी जो है क्या करता है उसमें, फर्स्ट है बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट्स टू लर्न, क्या वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और फिर वो अपने एफर्ट्स जो है लर्निंग में डालना बंद कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिकम डिमोटिवेट एंड स्ट्रेस, वो डिमोटिवेट कैसे होंगे जब टीचर जो है उनकी योग्यताओं के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा है, तो वो डिमोटिवेट कैसे हो सकते हैं और स्ट्रेस में कैसे जा सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, वो बिल्कुल अफेक्ट ही नहीं होंगे अगर आपका टीचर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहा है, पॉजिटिव बिलीफ्स आपके बारे में रख रहा है, तो वो आपको किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करेगा, जी नहीं, ये गलत है। आर ईगर एंड मोटिवेट टू लर्न, जी हाँ, बच्चे जो है सीखने के लिए ज़्यादा उत्सुक होंगे, वो प्रेरित होंगे, क्योंकि जैसे कि क्लास में अगर बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया या उसने जो टीचर ने काम दिया था वो बेस्ट तरीके से किया और टीचर जो है उसको स्टार्स या मोटिवेशन के लिए कुछ और चीज़ दे देता है, तो इससे बच्चा जो है और ज़्यादा सीखने के लिए, उन चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। सो पॉजिटिव बिलीव्स जो है टीचर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे के लिए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर, वाई, एक शिक्षक जो है बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है। बच्चे को क्या बनाना है, इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर बनाना है, ठीक है। तो कैसे जो है एक बच्चे को इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर बनाया जा सकता है, तो फर्स्ट गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, क्या वो पाठ्यक्रम से जो है एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास करने के लिए जो है उनको अवसर प्रदान करके, जी नहीं, एक ही प्रकार के क्वेश्चनों को जो है अभ्यास करने के लिए दिए जा रहे हैं, इससे जो है वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनेगा। एम्फेसाइजिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, रोट मेमोराइजेशन की तो चाइल्ड साइकोलॉजी में बिल्कुल जगह है ही नहीं, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक में जो सूचनाएं दी गई है उनको बस याद करने पे बल दिया जा रहा है, इससे भी वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेगा। थर्ड, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड ए लुक एट ए मल्टीपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इस पे आते हैं हम अभी। राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, क्या वो बच्चों को बोलेगी कि आप जो भी सॉल्यूशन उनको स्टेप बाय स्टेप जो है प्रश्न के उत्तर दीजिए, क्या वो उससे इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा, जी नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका आपका है ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ। जब एक बच्चे को जो है एक टीचर एनकरेज करेगी टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, आपने नेव थ्योरी पढ़ी होगी, आपने मेरे जो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर है जिसमें मैंने वीडियोज़ हैं उनमें बताया है। इंट्यूटिव थ्योरी मीन्स नेव्स थ्योरी, जिसमें बच्चे जो है
तर्जानुभूत अनुमान लगाते हैं, कुछ भोले वाले सिद्धांत अपने मन में बनाते हैं, ठीक है, जिनसे जो है उनके माइंड की जो कॉग्निटिव लेवल है वो स्ट्रांग होता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो एक टीचर जो है उनको एनकरेज करेगी नए नए गैसेस लगाने के लिए और लुक एट मल्टीपल सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, और उनको उस प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशन लाने के लिए कहेगी। मतलब ब्रेन स्टॉर्म जो है टेक्निक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, जिसमें जो है डिफरेंट आइडियाज़ को डेवलप किया जाता है, वो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि वो डाइवर्जेंट जो है थिंकिंग करके जो है अलग अलग सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम के ला सके। तो एक बच्चा जो है आपका एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है, ठीक है गाइस। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट ऑप्शन थर्ड। Next question, use of methods where learners own initiative and efforts are involved is an example of। वह विधियाँ जिनके प्रयोग से विद्यार्थी की स्व पहल व प्रयास जो है शामिल होते हैं, वो निम्न में से किसका उदाहरण है। मीन इसमें बच्चा जो है खुद पहल करेगा और अपना एफर्ट्स लगाएगा, तो इनमें से कौन से मेथड्स हैं वो, ठीक है। तो फर्स्ट है डिडक्टिव मेथड्स। डिडक्टिव मेथड्स होता है आपका जिसमें बच्चे पहले रूल सेट करेंगे, बाद में एग्जाम्पल सेट करेंगे। डिडक्टिव हमेशा आपका जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, ठीक है, जिसमें पहले रूल्स आते हैं, बाद में एग्जाम्पल आएंगे। सेकंड लर्नर सेंटर्ड मेथड। थर्ड ट्रेडिशनल मेथड्स। फोर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का तो इसमें बात ही नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जिसमें लेक्चर मेथड यूज़ होता है, टीचर पढ़ाया जा रहा है, बच्चा सुने जा रहा है, तो इसमें भी बच्चा कभी भी जो है स्व पहल अपने से पहल नहीं करेगा, चीज़ों को सीखने के लिए प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो सिर्फ एक ही मेथड बचता है आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड। जी हाँ, लर्नर सेंटर्ड मेथड यही ऐसा मेथड है जिसमें जो है बच्चा जो है खुद से जो है चीज़ों को सीखेगा और वो प्रैक्टिस करेगा अपने अधिगम को जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, और नए नए मेथड्स यूज़ करके जो है चीज़ों को वो सीखेगा। दैट इज़ लर्नर सेंटर्ड मेथड। पहले क्या होता था, टीचर सेंटर्ड मेथड होते थे जिनसे बच्चा जो है अपने जो समझ थी उसको नहीं बढ़ा पाता था, वो सिर्फ पैसिव होकर सुनते थे। लेकिन अब जो है लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं, लर्नर को सेंटर में रख के ही जो है सारी स्ट्रेटेजी जो है एक टीचर बनाता है ताकि अधिगम प्रभावी हो। तो इसका 13 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल डज दी फॉलोइंग हाईलाइट्स। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। नीचे एक सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, आपने बताना है कि यह कौन से प्रिंसिपल को शो कर रही है। फर्स्ट है स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डिमोटिवेटेड। दे आर then likely to give up easily without trying or persisting in doing task। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं कर रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा जो है डिमोटिवेट फील करते हैं, ठीक है। तो गाइड यहाँ पे जो महसूस है, फील है, आपको आपने देखना है इस क्वेश्चन को ढंग से। महसूस मीन उसकी फीलिंग जो है एक तरह से उसकी क्या आ गई, उसकी इमोशंस है, ठीक है, और जहाँ पे इमोशंस आती है वहाँ पे कॉग्निशन लेवल भी आता है, ठीक है गाइज। सो कॉग्निशंस आपके आ गया प्रदर्शन मीन कोई काम कर रहा होगा वो, ठीक है, कोई समझ से रिलेटेड कॉग्निशंस मीन कोई काम कर रहा होगा और उससे ढंग से नहीं हो पाया वो, ठीक है, तब जो है वो क्या करता है, तब बच्चों में जो है बिना प्रयास के मीन कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, प्रैक्टिस के बिना ही जो है कार्य को वो आसानी से छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, ठीक है। तो वो कौन से सिद्धांत को दर्शाती है, इस क्वेश्चन में यही पूछा है, तो आपने बताना है। देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन है, फर्स्ट इज कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट रिलेटेड। क्या कॉग्निशन और इमोशन जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है? जी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था, जो मेरे लास्ट वीडियोस हैं जिनमें देखा था कि कॉग्निशन जो हमारी समझ है, इमोशंस जो है बच्चों के जो इमोशंस है, ठीक है, जो आप हमारी संवेदनाएं हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट सेपरेबल। हेरिडिटरी इन्वायरमेंट आर नॉट सेपरेबल। हेरिडिटरी इन्वायरमेंट की तो यहाँ पे बात है ही नहीं। हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट रिलेटेड, ये इसकी भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। कॉग्निशंस एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल। सो गाइज, जो आपकी कॉग्निशंस है और इमोशंस है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में यही बताया गया है आपके कि किस प्रकार से जो विद्यार्थी है अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, मीन ये इसका कॉग्निशन लेवल हो गया इसका, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वे महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स जो है उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी इमोशन उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तभी उनका दिमाग भी उनका साथ नहीं देता है। मीन फीलिंग्स एंड कॉग्निशंस एंड इमोशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर नॉट सेपरेबल, ठीक है गाइज। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, कॉग्निशंस एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, दोनों ही अलग हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है उनका, ये हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। बहुत से टॉपिक है जिनके क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं, ठीक है। सीटेट का सिलेबस जो है सेम ही रहता है, क्वेश्चन पूछने का अंदाज उनका बस बदलता रहता है, ठीक है, बाकी सेम रहता है। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। जो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम कौन सा है बच्चे का, जहाँ से बच्चा पहली बार सीखता है, ठीक है। तो आपको पता है दो ही एजेंसीज है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है बच्चों का परिवार, फैमिली और साथ में नेबर्स, ठीक है। और सेकंड में आते हैं उसके स्कूल, ठीक है, और जो मीडिया वगैरह आते हैं वो सेकंड एजेंसीज में आते हैं। तो ऑप्शन है स्कूल, गवर्नमेंट, मीडिया एंड फैमिली। सो प्राइमरी सोशलाइजेशन पूछा है, तो आपका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 फैमिली जो है, और जो बाकी के 3 हैं ये आपके सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। तो सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजेट थ्योरी इज दैट। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जीन पियाजे का एक प्रस्ताव है, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जीन पियाजे सोचते हैं कि बच्चे और बड़े जो हैं, जो अडल्ट होते हैं, दोनों ही बराबर सोचते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि उनकी जो सोच, जो विचार होते हैं, उनकी मात्रा तो सेम रहेगी, ठीक है। उनकी जो क्वांटिटी तो सेम रहेगी, लेकिन जो उनकी क्वालिटी है, ठीक है, जो उनकी क्वालिटी मीन काइंड्स, ठीक है, वो अलग अलग होती है। क्वांटिटी सेम रहेगी, लेकिन जो क्वालिटी है डिफरेंट सोचने की, वो दोनों की जो है अलग अलग रहेगी। एग्जाम्पल जैसे कि 10 विचार टोटल जो है 10 थाट्स थे, छोटे बच्चे ने भी यही सोचे और बड़े बच्चे ने भी यही सोचे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि छोटे बच्चे ने जो 10 विचार सोचे, उनमें से जो है 7-8 विचार जो है सिर्फ उन्होंने जो नेव थ्योरी लगा के ही जो है बनाए, मीन सहजानुभूत सिद्धांत बना दिए, और सिर्फ 2 ही काम के जो है उसमें है, जो उसके विचार है 2 ही काम के हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, जो अडल्ट्स हैं, हो सकता है उन्होंने 10 के 10 विचार जो है उनके बिल्कुल काम के हो, ठीक है। सो क्योंकि छोटे बच्चे भी सोच सकते हैं, उनके जीवन में भी समस्याएं चल रही होती है, ठीक है, उनके भी अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। सो जीन पियाजे के अनुसार जो छोटे बच्चे और बड़े बच्चों के विचारों में जो है डिफरेंस सिर्फ जो है किस में होता है, क्वालिटी में होता है, और क्वांटिटी जो है उनकी एक बराबर रहेगी, सेम रहेगी। सो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू अडल्ट्स। क्या बच्चे जो हैं अडल्ट से ज़्यादा सोचते हैं? जी नहीं। जीन पियाजे की बात की जा रही है कि जीन पियाजे ऐसे सोचता है क्या? जी नहीं। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। क्वांटिटेटिवली तो डिफरेंट होती ही नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी वाइज तो वो सेम रहती है, ठीक है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। जी हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटी, उनकी काइंड्स, उनके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं अडल्ट से, ठीक है। फोर्थ है चिल्ड्रन थिंकिंग इज इन्फीरियर टू अडल्ट्स। ये वाला तो है ही नहीं, ठीक है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दोनों ही सोचते हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि क्वांटिटी जो है सेम रहेगी, लेकिन जो क्वालिटी है विचारों की, ठीक है, जो वेटेज है वो बेसिक की जो है या फिर दोनों की जो है अलग अलग रहेगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर इज ए एन। जेंडर क्या है, ठीक है गाइज, इसमें जेंडर की डेफिनेशन आपको गाइज पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन इसकी, जेंडर इज यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मैन दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। ध्यान दीजिए, सोशली कंस्ट्रक्टेड मीन जेंडर जो होता है वो लोगों ने बनाए होते हैं, ये इस समाज ने जो है जेंडर जो है बनाए होते हैं। जेंडर मीन उनको उनके काम के अकॉर्डिंग जो है लोगों को बांट दिया, ठीक है। लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी, मेल फीमेल में बांट दिया। ये नाम किसने दिए हैं? ये समाज ने दिए हैं। सो जेंडर जो है आपका ऑप्शन देख लेते हैं। और साइकोलॉजिकल एंटिटी, बिल्कुल नहीं, साइकोलॉजिकल एंटिटी इससे कोई संबंध नहीं है। सोशल कंस्ट्रक्ट, इस पे आते हैं अभी। इकोनॉमिक कंसेप्ट, इकोनॉमिक तो जहाँ पे इकोनॉमिक का तो साइकोलॉजी में लेना देना कोई है ही नहीं। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं आपके व्हाइल सेक्स रेफर्स टू दोज दैट आर बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपका यहाँ पे अगर बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स पूछा गया है, अगर आपका सेक्स यहाँ पे होता, सेक्स होता तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स आना था, लेकिन यहाँ पे जेंडर शो किया गया है, जेंडर पूछा है, तो जेंडर हमेशा आपका सोशल कंस्ट्रक्ट आएगा, ठीक है गाइज। इसमें कन्फ्यूजन होना है, अगर सेक्स होता है तो बायोलॉजिकल, और क्योंकि बायोलॉजिकल है ये डिटर्मिनेंट्स है, और जेंडर आएगा तो वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि लोगों ने जो है धारणाएं बनाई है, ठीक है, कि ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है, और बाद में आगे जाके दैट इज वुमेन्स एंड दैट इज मैन, ठीक है गाइज। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे विकास के व्यापक आयाम पूछे गए हैं। तो आपको गाइस जो जब विकास होता है तो किस तरह से होता है, तो उसके व्यापक आयाम जो है डोमेन्स आपने बताने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब ह्यूमन का विकास होता है तो सबसे पहले फिजिकली विकास होगा, फिर उसका कोग्नेटिव, उसका समझ के अकॉर्डिंग जो है उसका विकास होगा, समझ बढ़ेगी, देन सोशली होगा एंड देन इमोशनली होगा। तो मैं डायरेक्ट आपको फोर्थ ऑप्शन पे ले चलती हूँ। ठीक है गाइज, तो पहला फिजिकली, और जो इसका ऑर्डर है वो ऑर्डर भी यही रहेगा। फिजिकली सबसे पहले उसका फिजिक जो है फिजिक बनेगा, ठीक है, फिजिक रूप से जो है वो डेवलप करेगा, फिर कोग्निटिव उसमें समझ आएगी कोग्निटिव लेवल पे, ठीक है, फिर सोशल के सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा वो, ठीक है, उसके बाद जब सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो फिर वो इसमें इमोशंस आना शुरू हो जाएगी, फिर वो इमोशनल भी होगा, ठीक है। तो एक तरह से ये ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है। सो 18 का राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट है, इंटेलिजेंस इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। बिहेवियर परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, तो बुद्धि का बिहेवियर से तो यहाँ पे रिलेशन है नहीं कोई भी, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड, इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। सिर्फ इसमें मेंटल एक्टिविटीज़ ही इंटेलिजेंस में होती है और मेमोरी और रीजनिंग ही चलती है। गाइस हमने पढ़ा है कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें डिफरेंट तरह की इंटेलिजेंस हमने पढ़ी थी, ठीक है। जैसे कि आपने वर्बल इंटेलिजेंस, म्यूजिकली, लॉजिकली, स्पेशियल, बॉडली काइनेटिक्स और इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, तो काफ़ी ज़्यादा डायमेंशंस हमने पढ़े थे इंटेलिजेंस के, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल्स जो होती है इंटेलिजेंस, ठीक है, तो ये मेंटल एक्टिविटीज़ ही नहीं है, ये इसमें बहुत सारे आयाम आते हैं, ये वाला आंसर भी नहीं होगा। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशन इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट इंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। सही। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, इस पे आते हैं, लेकिन जो 4 ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, ये स्टेटमेंट सही है, ये कही थी आपके जेपी गिलफोर्ड ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनरली इंटेलिजेंस के बारे में पूछा है, ना कि ये पूछा है कि जो आपके जेपी गिलफोर्ड है उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है। अगर जेपी गिलफोर्ड पूछा होता तब तो ऑप्शन यही होना था, ऑप्शन नंबर 4 होना था कि इंटेलिजेंस जो है इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनरली इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन सिर्फ 3rd होगा। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज को जो है ये जो है इन्वॉल्व करती है इंटेलिजेंस, और इंटायरली जो है मेजरेबल नहीं की जाती है, इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा इसको मेजर नहीं किया जा सकता है एक्यूरेटली रूप से, ठीक है। तो 9th का ऑप्शन नंबर 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। गाइस प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपको पता है गिव्स मोर वैल्यू टू एक्सपीरियंस देन फॉर्मल लर्निंग। इसमें बच्चों की जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस को बढ़ावा दी जाता है। इसमें फॉर्मल लर्निंग नहीं होती है कि जैसे रूल्स बनाए हैं उनको रटा दिया और हो गया, ठीक है। इसमें जो है एक्सपीरियंस को ज़्यादा बढ़ावा दी जाता है, बच्चों को जो है खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, और बच्चे जो है इसमें लर्निंग बाय डूइंग जो है एक्टिविटीज़ को सीखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला पैसिव इमिटेटर्स, क्या वो पैसिव बन के जो है इमिटेटर बस चीज़ों को सीख रहे हैं, जैसा अनुकरण कर रहे हैं चीज़ों को, जैसा टीचर्स बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं, उसको प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहेंगे। जी नहीं। एक्टिव एक्सप्लोर्स, ब्लैंक स्लेट्स, मिनिएचर एडल्ट्स तो हो गए नहीं। मिनिएचर मीन्स ये छोटे बच्चे और इनसे बड़े बच्चे, ये मिनिएचर हो गए, तो ये तो बात हुई नहीं। मिनिएचर एडल्ट्स तो है नहीं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को तो देखा नहीं जाता इसमें। ब्लैंक स्लेट जो है जॉन लॉक ने कहा था, जो कि बिहेवियरिस्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एक्टिव एक्सप्लोर्स। जी हाँ, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को जो है एक एक्टिव एक्सप्लोर के रूप में देखा जाता है, ठीक है, जो है नई नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि जीन पियाजे ने जो है उनको लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। बच्चे क्यूरियस होते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। सो ये हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को जो है इस तरह से देखती है। सो राइट ऑप्शन इज 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज। लेव वाइगोत्स्की के बारे में बोला है, तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी आपको पता है, सोशियो कल्चरल थ्योरी उन्होंने दे रखी है, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है सोसाइटी के साथ या सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, अब उसका जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो है 3 मेन एस्पेक्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन, सेकेंड इज लैंग्वेज एंड थर्ड इज कल्चर, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की है वो लर्निंग, उनके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, जी नहीं, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। ए पैसिव एक्टिविटी, बिल्कुल नहीं। एक कंडीशनड एक्टिविटी, कंडीशनिंग तो इसमें है ही नहीं। तो फोर्थ बचा आपका ए सोशल एक्टिविटी, जी हाँ, सोशियो कल्चरल एक्टिविटी जिसको कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी ने दे रखा है, जिसमें बच्चा जो है सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, जो उसका कल्चर कैसा है उससे प्रभावित होती है उसका अधिगम, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टराइज ए चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में जो है बच्चा कौन सी एक्टिविटीज़ नीचे जो दी गई हैं इनमें से प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में कौन सी एक्टिविटीज़ करता है, इस क्वेश्चन में यही पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है जो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस हैं वो जीन पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस दे रखी है, ठीक है। 4 स्टेजेस मेन दे रखी है जीन पियाजे ने। फर्स्ट है आपकी सेंसरी मोटर, जो आपकी 0 से 2 साल तक होती है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल के बीच में। नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल के बीच में। और फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि 11 साल के बाद अडल्टहुड तक चलती है, ठीक है। सो ये मैंने सारी डिस्कस करी है अपने लास्ट जो 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है। सो इसमें नीचे प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में जो है बच्चा कौन सी चीज़ें करता है, ठीक है, वो आपसे इनमें पूछी है। तो फर्स्ट है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है आपने पढ़ा होगा, जो 0 से 2 साल के बीच में सेंसरी मोटर स्टेज में ये वाला बिहेवियर आता है, जिसमें बच्चा चीज़ों को, जो चीज़ें सामने देख ली उनको उनका पीछा करने की कोशिश करता है, उस चीज़ को टारगेट करता है कि उसको वो खिलाना चाहिए तो चाहिए, ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन भी हमने जो है सेंसरी मोटर स्टेज में किया है, ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन मीन जब वो बड़ों को कुछ चीज़ें करते हुए देखता है, जैसे कि पापा को शेविंग करते हुए देख लिया, तो उस टाइम वो चीज़ को नहीं करेगा, लेकिन बाद में पापा जब इधर उधर हो जाएंगे तो वो खुद जो है शेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। दैट इज डेफर्ड इमिटेशन जो कि सेंसरी मोटर स्टेज है। थर्ड है आपका इन्वर्सिबिलिटी ऑफ थाउट्स। इन्वर्सिबिलिटी ऑफ थाउट्स जो है हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा है आपने प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में, ठीक है, 2 से 7 साल के बीच में। सो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में क्या होगा कि जो बच्चा है इकोसेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है, अपने खुद को ही जो है चीज़ों को खुद के साथ सारी चीज़ों को रिलेट करने लगेगा। इंट्यूशंस उसमें आती है, बच्चा सोचता है इंट्यूशंस में, मीन वो सोचेगा कि उसको सब कुछ पता है, और उसमें इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थाट्स हो जाती है। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थाट कैसे होगी, मीन वो चीज़ों को आगे पीछे करके सोच नहीं सकता है। मीन पानी से बर्फ़ बन सकती है, या फिर बर्फ़ से पानी भी बन सकता है, ये इस चीज़ में वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है। उसके थाट्स जो है रिवर्सिबल नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में आपका आएगा इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थाट, सही आंसर है। और 4 सर्कुलर रिएक्शंस है, ये आपके सेंसरी मोटर स्टेज में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन इज इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग। चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पूछा है कि बच्चे और उनके अधिगम के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाई हेरिडिटरी ओनली। क्या बच्चे जो मोटिवेट होते हैं सीखने के लिए और उनमें जो कैपेबिलिटी है सीखने की, क्या वो हेरिडिटरी जो है डिटरमाइन करती है इस चीज़ को, जी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो इसका ये वाला आंसर तो नहीं होगा। सेकंड, चिल्ड्रंस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटीज। सोशियो इकोनॉमिक, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया साइकोलॉजी में सोशियो इकोनॉमिकली की कोई जगह है ही नहीं, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड इज चिल्ड्रन हैव टू बी रिवार्डेड एंड पुनिश्ड टू मेक दैम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। के बच्चों को जो है इनाम दी जाता है और बच्चों को जो है सजा दी जाती है, तभी वो मोटिवेट होंगे सीखने के लिए, जी नहीं, इससे भी बच्चा जो है सही ढंग से नहीं सीख पाएगा। तो कैसे सीखेगा। लास्ट ऑप्शन इज फॉर ऑल चिल्ड्रंस आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल। मीन सारे बच्चे जो है नेचुरली मोटिवेट होते हैं सीखने के लिए और कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग, और उनमें जो है सभी बच्चों में जो है सीखने की कैपेबिलिटी होती है, क्यूरियोसिटी होती है सीखने के लिए, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है सीखने के लिए नेचुरली मोटिवेट होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रिगार्डेड चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग।
Next question, there are individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from blank to blank. ठीक है, तो इसमें जो मोटर डेवलपमेंट होता है बच्चे का गत्यात्मक विकास जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो उसमें जो इंडिविजुअल में वेरिएशन जो है किस रेट में होती है, कैसे होती है, ठीक है, तो वो पूछा है यहाँ पे. तो सबसे पहले आपको मोटर डेवलपमेंट पता होना चाहिए. मोटर डेवलपमेंट मीन्स द फिजिकल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए चाइल्ड बोन्स, मस्कुलर्स एंड एबिलिटी टू मूव एंड टचेज हर और हिज सराउंडिंग्स. ठीक है, तो इसमें आपके फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट इज proximodistal, cephalocaudal. Second is gross motor developments, fine motor developments, fine motor developments and gross motor developments. 4 आपका cephalocaudal and proximodistal. ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है अधोगामी और शीर्षगामी मीन जो मोटर डेवलपमेंट है मीन पहले सर से लेके जो है पैर तक विकास होगा, ये तो इसका सही ऑप्शन है ही नहीं. ठीक है, और इसका फोर्थ वाला भी नहीं है. ठीक है, तो जो आपका मोटर डेवलपमेंट जो होती है वो हमेशा चलेगी आपकी. सबसे पहले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगी, उसके बाद आपकी फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी. गाइस, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में आपके आते हैं सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग और किकिंग्स. ठीक है, जिसमें बच्चा जो है उठना, बैठना, वॉकिंग और रनिंग करना सीखेगा पहले ग्रोस मोटर में. ठीक है, और उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स उसमें आती है जिसमें वो चीज़ों को हाथों से पकड़ना, ठीक है, होल्डिंग ए पेंसिल, सीजर, राइटिंग, कटिंग, थ्रेडिंग और बटनिंग अप देयर कोट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाद में सीखेगा. सबसे पहले उसका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगी. ठीक है, क्योंकि जब वो दौड़ना सीखेगा, ठीक है, उसके बाद खेल के मैदान में जाएगा तो उस जो बॉल होगी उसको कैच करना भी बाद में सीख जाएगा. ठीक है, सो मोटर डेवलपमेंट जो है हमेशा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट तक जाएगी. तो ऑप्शन इज सेकेंड. नेक्स्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन, the period that initiates the transition to adulthood. वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है. मीन बच्चा जब अडल्टहुड में जाएगा तो उससे पहले उसको कौन सी पीरियड जो है, कौन सी अवस्था चली होती है. ठीक है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए. आपको पता है सबसे पहले जो आपकी चाइल्डहुड चलती है. ठीक है, चाइल्डहुड के बाद एकदम से आपका अडोलसेंस आती है और अडोलसेंस के बाद आपका अडल्टहुड आती है. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि अडोलसेंस के बाद अडल्टहुड जो है आ रही है. तो अडल्टहुड ही जो है अडोलसेंस ही आपकी एक ऐसी स्टेज है जो सीधा जो है ट्रांजिशन करती है अडल्टहुड को. ठीक है, किशोरावस्था एक ऐसा ब्रिज है, एक गैप का काम करती है जब बच्चे जो है एक वयस्कता की तरफ जा रहे होते हैं. ठीक है गाइज, सो ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ अडोलसेंस इसका राइट आंसर होगा. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रंस. जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है कैसे होते हैं, कैसे जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो आपने बताना है. तो आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे ने क्या बोला था. जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं एक्टिविटी के द्वारा. ठीक है, उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है. ठीक है, और जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी है, 4 स्टेजेस. सो आइए देखते हैं. फर्स्ट, लर्न बाई ऑब्जर्विंग अदर फॉलोइंग्स, ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखते हैं. तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग तो यहाँ पे जब बच्चा ऑब्जर्व करके सीखेगा, ये वाली थ्योरी तो बंडूरे ने दे रखी है. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा. सेकंड, कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन पर्टिकुलर वे, बी केयरफुली कंट्रोल्ड, स्टिमुलेट, रिस्पॉन्स, एसोसिएशन. तो ये ऐसा थ्योरीज है. ठीक है, जो भी तो इनके बारे में तो जीन पियाजे बात नहीं करी है. ठीक है, नेक्स्ट है, can be taught to behave and learn in specific manner using principle of reward and punishment. क्या उनको जो है सिखाया जाता है सिर्फ पुरस्कार और दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए? जी नहीं, जीन पियाजे ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है. तो जीन पियाजे ने कहा क्या है, ये आपका है फोर्थ ऑप्शन में, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर दी वर्ल्ड. मीन वो खुद जो है ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं एक्टिविटी के द्वारा, चीज़ों को मैनिपुलेट करके, उनमें बदलाव करके, ठीक है, एक्सप्लोर करके वर्ल्ड को वो खुद सीखते हैं. तभी तो उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेव वाइगोत्स्की refers to the verbal dialogue that children have with themselves as. मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं. जब बच्चा खुद से बातें करता है, खुद से डायलॉग करेगा, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वो कौन सी स्पीच है. ठीक है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए लेव वाइगोत्स्की जो है, जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी दे रखी है,
उनके अकॉर्डिंग जो है स्पीच जो है 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है सोशल स्पीच, जो कि 2 से 3 साल के बीच में उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। सोशल स्पीच में बच्चा जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, एक्सटर्नल लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेगा, उनसे बातें करेगा। प्राइवेट स्पीच में बच्चा जो है डायरेक्ट टू सेल्फ, खुद को डायरेक्शन देगा, ठीक है, खुद से क्वेश्चनिंग करेगा, खुद से बातें करेगा, जैसे कि पेपर हुआ तो वो दिमाग में सोचेगा, खुद से बात करेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे एग्जाम में, ठीक है। तो प्राइवेट स्पीच में ऐसे करेगा। कम से कम ये 5 से 7 साल के बीच में ये वाली स्पीच जो है उसमें आ जाती है। थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच। जब प्राइवेट स्पीच जो है अपनी जो स्पीच है, जो ऑडिबिलिटी है उसको खो देती है, मीन बच्चा अब थिंक अबाउट समथिंग, दिमाग में ही किसी के बारे में कुछ सोच रहा होता है, वो बोलेगा नहीं मुंह से लेकिन दिमाग में ही सोचेगा, ठीक है। तो 3 प्रकार की स्पीच जो है लेव वाइगोत्स्की ने दे रखी है। तो यहाँ पे पूछा है कि जब बच्चा जो है अपने आप से बात करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की उस स्पीच को क्या कहते हैं, तो वो आपकी डिस्टॉर्टेड, प्रॉब्लमेटिक ये भी नहीं होगा, इगोसेंट्रिक स्पीच तो है। ये पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे इगोसेंट्रिक होते हैं और इगोसेंट्रिक स्पीच का पियाजे के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होता है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा है कि इस स्पीच में बच्चा खुद को दिशा देता है, खुद को डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की ने इस इगोसेंट्रिक स्पीच को ही प्राइवेट स्पीच कहा है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका 27 का होगा प्राइवेट स्पीच, जो कि लेव वाइगोत्स्की ने दी है, जिसमें बच्चा खुद से बातें करता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Next question, associating toys, article of clothing, household items, occupations and colors with specific sex is a demonstration of, मीन जो खिलौने हैं, पहनावे की वस्तुएं हैं, घरेलू सामग्रियां हैं, व्यवसायों के रंग हैं, वो रंग है उनको विशेष जो है एक सेक्स के साथ जोड़ देना, ठीक है, वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ठीक है। मीन जो बाइक है वो लड़के चलाएंगे, स्कूटी है वो लड़कियाँ चलाएंगी, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से स्टीरियोटाइपिंग है, रूढ़िवादिता है, लोगों के दिमाग में बिलीव्स बने हुए हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, ठीक है। सो जेंडर थ्योरी, जेंडर रेलिवेंस, इन्वॉल्व जेंडर आइडेंटिटी, ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे। तो राइट ऑप्शन इसका होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता, जिसमें जो है हम जो है लोगों को जो है 2 लोगों को जो है रोल में बांध देते हैं कि जिसमें जो है ये मतलब लड़का यही काम करेगा और लड़की यही काम करेगी। सो एसोसिएटिंग टॉयज आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग जो है इन्हीं चीज़ों को जो है बताती है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Next question, in a elementary classroom, it is important to blank the experiences that a child brings with her। एक एलिमेंट्री क्लासरूम में जब एक छोटे बच्ची जो है अपने साथ अनुभव लाती है, ठीक है, वो उसे एक्सपीरियंस लेके आती है, ठीक है, तो उन एक्सपीरियंस का क्या करना चाहिए एक टीचर को, वही पूछा है। सबसे पहले नेगलेक्ट, क्या उनको नेगलेक्ट, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए एक टीचर को? बिल्कुल नहीं। इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं। बिल्ड ऑन एंड डिनाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 3, बिल्ड ऑन। जी हाँ, क्योंकि जब एक बच्चा जो है वो उसे एक्सपीरियंस लेके आता है तो वो एक्सपीरियंस ही होते हैं जो बच्चे की लर्निंग को और ज़्यादा एनहांस बनाते हैं। बिकॉज आपको पता है पीके टेस्टिंग मस्ट, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे ही जो है बच्चों को जो है आगे जो उनकी लर्निंग को और बेटर बनाया जाता है, ताकि उससे बच्चों के जो अनुभव है वो उनकी लर्निंग को बेटर बना सके, ये सीखने में कि बच्चा पहले से कितना सीख के आया है, ठीक है। तो जो उसके बच्ची के जो एक्सपीरियंस है उनको एक टीचर को बिल्ड ऑन करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन इज, ए चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंस shouldn't steal the drug medicines that can save his wife because he will couch and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral development, moral understanding does the child fall under? So इसमें जो है एक बच्चा जो है अपना रीजनिंग देता है कि जो हिंस था उसको दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो दवाई उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसको पकड़ा जाएगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग है उनके अनुसार जो बच्चा है नैतिक समझ की किस अवस्था को के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने जो है मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी है, ठीक है, 3 लेवल्स उन्होंने दे रखे हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और हर एक लेवल्स के जो है 2-2 स्टेजेस हैं,
ठीक है। सो गाइस मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि लॉरेंस कोलबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 16-17 लड़कों को लेके जो है एक स्टोरी उनको सुनाई थी। उस कहानी में उन्होंने उनको एक को डायलेमा सिचुएशन दे रखी थी, उनको दुविधा में डाल दिया था एक कहानी को सुना के। और वो कहानी थोड़ा सा मैं सुना देती हूँ कि जैसे कि हाइंस जो था, हाइंस की जो पत्नी जो थी बहुत बीमार थी, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट थी, मरने ही वाली थी बेचारी। यमराज पीछे खड़े थे एकदम से, और जो इंजेक्शन उसको लगना था वो बहुत ही महंगा था। तो उस सिचुएशन में जो हाइंस है वो क्या करेगा और उसे क्या करना चाहिए? तो यही सिचुएशन जो थी जो आप हमारा कोलबर्ग है उन्होंने लड़कों के सामने रखी। वो सिर्फ वहाँ पे बच्चों के डिसीजन से ज़्यादा बच्चों की रीजनिंग जो तर्क वो क्या देते हैं उन पे महत्व जो था जानना चाहता था कि बच्चे डिसीजन से ज़्यादा रीजनिंग क्या देते हैं। ठीक है, सो ये सिचुएशन दे रखी है। तो कोलबर्ग के अनुसार जो बच्चे ने ऊपर तर्क दिया है वो मोरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में आता है? ठीक है गाइज, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। सो फर्स्ट है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशंस, सेकंड द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशंस, थर्ड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशंस, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। सो गाइज इसका राइट आंसर होगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, सोशल ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे यह कहा जाता कि अगर लिखा होता है कि चोरी करना गलत है और ये सोशल ऑर्डर का जो है हनन हो रहा है, तब आप इस फर्स्ट ऑप्शन को जो है टिक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा है। यहाँ पे बच्चे ने सिर्फ ये बोला है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको सज़ा मिल सकती है, मीन उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन के बेस पे जो है अपना तर्क दे रहा है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। सो थैंक यू गाइज, ये थे टोटल 30 क्वेश्चन। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ।